हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं आज आपके लिए मिसिंग 411 की 3 बिल्कुल ही नई कहानियाँ लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारी पहली कहानी है केविन रॉबर्ट ओकीफ की, जो 36 साल की उम्र में ग्लेशियर बे नेशनल पार्क से अचानक ही लापता हो गए थे। और उनकी लापता होने की कहानी अपने आप में बहुत अनोखी और रोचक है। जूनो नाम के उस शहर से तकरीबन 70 माइल्स की दूरी पर ग्लेशियर बे नेशनल पार्क स्थित था। ये पार्क का इलाका चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। बेहद घने और गहरे जंगल, और साथ ही साथ यहाँ पैसिफिक ओशन की वजह से पानी के छोटे छोटे सोते भी बन गए थे। ये सोते बहुत छोटे से लेकर काफ़ी बड़े भी थे, जो इस जंगली इलाके में अलग अलग जगहों पर देखने के लिए मिल जाते थे। रॉबर्ट ओकीफ अपने घर कैलिफोर्निया से जूनो के लिए निकले थे और तकरीबन 20 सितंबर को वहाँ पहुँच गए थे। ये सन 1985 की बात है। जूनो पहुंचने के बाद उन्होंने वहां अपनी एक क्लास अटेंड की, जहां उन्होंने किसी जंगली इलाके में रहने के बारे में सीखा, कुछ ज़रूरी जानकारी इकट्ठी की और उसके बाद वो फ्लोट प्लेन के द्वारा मोर इनलेट से होते हुए आगे बढ़ने लगे। मोर इनलेट वोल्फ पॉइंट से तकरीबन कुछ ही दूरी पर पूर्वी हिस्से में था। ये 22 सितंबर का दिन था। वो आगे बढ़ते हुए आखिरकार वोल्फ पॉइंट तक पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने एक कैंप बनाया। आपको बता दें कि वो वहां अकेले ही गए थे। ये सारी ट्रैवलिंग उन्होंने अकेले ही की थी। अक्टूबर 8, 1985 को डेविड नेमिथ और उनके एक साथी, जो एक फॉरेस्ट रेंजर थे, वो उसी इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे, उसी इलाके में जहाँ रॉबर्ट ओकीफ ने अपना कैंप लगाया था। वहाँ उन्होंने देखा कि केविन रॉबर्ट ओकीफ की कैंप साइट बिल्कुल खाली है और वो हाई टाइड लाइन से बहुत करीब है। समुद्र में अगर हाई टाइड आ जाती तो उनकी कैंप साइट ज़रूर डूब सकती थी, और इसी वजह से उसे देखकर रेंजर्स थोड़े डरे हुए थे। उन्होंने आसपास का सामान देखा। वहाँ सामान बिखरा हुआ था। कैंप साइट के किनारे की तरफ देखने पर वहाँ कुछ सूखी पत्तियों का ढेर इकट्ठा नजर आया, और जिसे देखकर रेंजर्स ने इस बात का अनुमान लगाया कि वहाँ ज़रूर कुछ वक्त पहले हाई टाइड आया होगा और जिसकी वजह से ये पत्तियाँ यहाँ इकट्ठी हो गई होंगी। समुद्र के पानी के साथ बहती हुई ये यहाँ तक आ गई होंगी। उन्होंने बाकी सामान पर नज़र डाली। केविन के टेंट का एक हिस्सा टूटा हुआ था, उसका एक पोल ज़मीन पर गिरा हुआ था और उनका बाकी सामान टेंट से बाहर फैला हुआ था, जैसे कि उनका स्लीपिंग बैग, उनका बैग और ऐसी ही कुछ ज़रूरत की चीज़ें। रेंजर्स को लगा कि हो सकता है कि टाइड से डरकर केविन कुछ वक्त के लिए यहाँ से चले गए हों, और हो सकता है 1-2 दिन में वो यहाँ से वापस अपने घर चले जाएं और अपना सामान भी अपने साथ ले जाएं। और ये सोचते हुए रेंजर्स उस वक्त वहाँ से वापस आ गए। पर वापस आने के बाद उन्होंने NPS की रिपोर्ट्स चेक की, नेशनल पार्क सर्विसेज, और उसे देखने के बाद उन्हें समझ में आया कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। उन्होंने पहले तय किया था कि वो यहाँ 1-2 दिन बाद आकर देखेंगे। अगर तब भी उन्हें कुछ अजीब नज़र आएगा तो वो इसके आगे कार्यवाही करेंगे। पर उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि वहाँ वो अगले दिन ही जाएंगे। वो रेंजर्स अगले ही दिन वहाँ केविन के कैंप साइट तक गए, और इस बार वहाँ 4 फॉरेस्ट रेंजर्स एक साथ गए थे। जब वो वहाँ पहुँचे उन्होंने केविन के कैंप साइट को देखा। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि वो पिछले दिन छोड़ कर गए थे, और इस बात से उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि रात के वक्त यहाँ कोई भी वापस नहीं आया था। उसके बाद उन्होंने केविन को वहाँ के आसपास के इलाके में ही ढूंढना शुरू किया, उस इलाके में जिस इलाके में वो पैदल जाकर उसे ढूंढ सकते थे। उन्होंने कई बार केविन को आवाज़ें दी, उससे बुलाने की कोशिश की, पर उसे बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। केविन का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उन्हें। अक्टूबर 10 की बात है, जब केविन का कोई अता पता नहीं चला, तब फॉरेस्ट रेंजर्स ने फैसला किया उसे
हवा के ज़रिए ढूंढने का, और उन्होंने प्लेन्स के ज़रिए उस जंगल की छानबीन शुरू कर दी, पर फिर भी केविन का कोई अता पता उन्हें नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि केविन जैसे कहीं गायब हो गया हो जादू से। उसकी कोई भी निशान या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिल रही थी जिससे कि अंदाज़ा लगाया जा सके कि वो कहाँ होगा। अक्टूबर 17 को एक स्थानीय अखबार में निकली हुई एक खबर के हिसाब से ये माना गया कि 17 अक्टूबर को केविन रॉबर्ट ओकीफ की छानबीन दोबारा की गई, और इस बार ऑफिसर्स अपने साथ एक सर्चिंग डॉग्स की टीम लेकर गई थी। उन कुत्तों ने केविन की गंध का पीछा करके उसकी कुछ चीज़ों तक ऑफिसर्स को पहुंचा दिया था। उन्हें कुछ आगे जाने पर केविन की हैट मिली थी और उसका जूता मिला था, और उसके कुछ आगे जाने पर उसके खाने पीने की कुछ चीज़ें उन्हें मिली। ये इलाका उसके कैंप साइट से कुछ ही दूरी पर था, पर उसके कैंप साइट से नज़र नहीं आता था। और फिर भी लाख कोशिश करने के बावजूद 36 साल के केविन रॉबर्ट ओकीफ का कोई निशान या कोई अता पता नहीं मिला। केविन के साथ क्या हुआ कुछ नहीं पता चला। वो कहाँ गायब हो गया किसी को नहीं पता चला, और केविन आज तक लापता है। हमारी अगली कहानी और भी अलग और भी ज़्यादा अनोखी है। हमारी अगली कहानी है मिसिंग केस ऑफ जेराल्ड डेबरी। जेराल्ड डेबरी 53 साल की उम्र में नॉर्थ ईस्ट ऑफ फायरबैंक्स से अचानक ही लापता हो गए थे। ये केस इतना अलग और अजीब इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कि ये पहला केस है जब किसी को रेस्क्यू करते वक्त खुद कोई रेस्क्यू ऑफिसर गायब हो गया हो। माइकल स्ट्रास उसके बाद लॉन्ग कोल्ड क्रीक पहुँचे, जहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने अथॉरिटीज़ को बताया कि मिंडी जंगली रास्ते से वापस आते वक्त अचानक ही कहीं गायब हो गई, और उनके साथ ही उनका कुछ सामान, उनका एक टेरियर डॉग और साथ ही साथ उनकी रेड कलर की 4 व्हीलर भी गायब हो गई। जिसके बाद अलास्का स्टेट ट्रूपर्स ने वहाँ मिंडी को ढूंढने के लिए एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, पर मिंडी का कुछ भी पता नहीं चला। इसमें जेबरीज भी अपने साथियों के साथ शामिल थे। यह अभियान चल ही रहा था कि तभी अचानक डेबरीज ने अपने साथियों को कहा कि उन्हें ठंड महसूस हो रही है और उन्हें अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। उनकी तबीयत ख़राब होते देख उनके साथियों ने फ़ौरन वहां आग जलाई और उन्हें एक और ओवरकोट दिया ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। जब डेबरीज को थोड़ी राहत महसूस हुई और उन्हें गर्माहट महसूस होने लगी तो वो दोबारा उठे और अपने साथियों के साथ उस सर्च ऑपरेशन को ज्वाइन किया। कुछ देर की खोजबीन के बाद और डेबरीज के ही एक साथी को मिंडी बिल्कुल सही सलामत हालत में फ्रोज़न फुट क्रीक के पास मिली। उन्हें वापस ले जाया गया और उनसे थोड़ी बहुत पूछताछ की गई डिटेल्स लेने के लिए। इसके बाद वो सभी इकट्ठे हुए और उन्होंने घर वापसी की तैयारियां शुरू कर दी। जब वो वापस जा ही रहे थे कि तभी उनमें से किसी ने इस बात पर गौर किया कि उनके साथ डेबरीज नहीं थे। डेबरीज अपने व्हीकल के पास नहीं आए, उनका व्हीकल वैसे ही खाली पड़ा हुआ था। इसके बाद कुछ लोगों ने उन्हें वहीं ढूंढना शुरू किया आसपास के इलाकों में, पर डेबरीज का कोई निशान नहीं मिल सका। कुछ समय बाद उनके साथियों ने कहा कि उनकी तबीयत ख़राब रहती थी और उन्हें कुछ मेडिकल इश्यूज़ थे, पर वो किस तरह के इश्यूज़ थे ये बात पब्लिक के सामने नहीं लाई गई। अगली सुबह 11 अक्टूबर को डेबरीज को ढूंढने के लिए फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकने वाले प्लेन्स को भेजा गया। ये रडार उस इलाके में मौजूद किसी भी हीट को सेंस कर सकते थे और जिसके सहारे डेबरीज तक पहुंचा जा सकता था। उन्होंने फ़ौरन उस पूरे जंगली इलाके को स्कैन करना शुरू किया ताकि उन्हें वहां से कोई भी हीट का सिग्नल मिल सके, पर फिर भी इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें ना कोई निशान मिला और ना ही कोई सिग्नल। इसके अलावा भी कई सारे सर्च ऑपरेशंस वहां डेबरीज को ढूंढने के लिए भेजे गए। अलास्का ट्रूपर्स ने भी वहां अपनी एक टीम भेजी, पर उन्हें भी वहां से खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। कई दिनों तक लगातार चली हुई छानबीन के बाद भी केविन का कुछ पता नहीं चल पाया
और वो कहाँ गायब हो गया, ये बात आज भी एक रहस्य बनी हुई है। हर हिसाब से देखा जाए तो केविन के लिए वो इलाका बिल्कुल जाना पहचाना था। उसके दोस्तों का ये मानना था कि उसका यहाँ गुम हो जाना या रास्ता भटक जाना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है, क्योंकि वो यहाँ लगभग लगातार आता जाता रहता था और ये पूरा इलाका उसका अच्छे तरीके से जाना पहचाना हुआ था। और इस लिहाज से वो कहीं खो गया होगा या उसने रास्ता भटक दिया होगा, इस बारे में उसके दोस्तों की राय एक जैसी नहीं है। वो मानते हैं कि ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। तो फिर आखिर केविन के साथ क्या हुआ होगा, ये बात आज भी एक रहस्य ही बनी हुई है। दोस्तों, हमारा अगला केस है पॉल मिशेल मैत्रे, उम्र 66 साल। इनकी कहानी भी अपने आप में काफ़ी अलग और अजीब है, क्योंकि जब ये गुमशुदा हुए उस वक्त वो उस इलाके में अकेले नहीं थे जिस इलाके में वो गायब हुए थे। उस इलाके में उनके साथ और कई सारे लोग थे और उनके फैमिली मेम्बर्स भी थे। इस किताब के राइटर का कहना है कि उन्होंने खुद भी कई रेसेस जीती हैं और कई रेसेस में भाग लिया है, और इस लिहाज से वो जानते हैं कि रेस के दौरान किसी भी तरह की दुर्घटना होना एक आम सी बात है, जो बहुत ख़तरनाक से बहुत हल्की फुल्की भी हो सकती है। पर रेस के दौरान किसी का गायब हो जाना अपने आप में एक अलग और बहुत अनोखी सी बात है। राइटर ये कहते हैं कि उन्होंने आज तक जो भी रेसेस की थी वो शहरी इलाकों में थी। वो ये मानते हैं कि उन्होंने आज तक कोई भी रेस जंगली या फिर गांव के इलाके में नहीं की थी, जहां के रास्ते शहरी इलाकों से थोड़े अलग होते हैं। यहाँ रास्ते प्रकृति के द्वारा बनाए गए होते हैं, जो उबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे हर तरह के हो सकते हैं। इस लिहाज से यहाँ की रेसेस और शहरी रेसेस में थोड़ा अंतर होना तो वाजिब है, पर फिर भी रेस के दौरान किसी का गायब हो जाना एक अजीब और असंभव सी घटना लगती है। ये रेस जिसमें मिस्टर पॉल गायब हो गए थे, ये कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि जानी मानी और बहुत ही पुरानी रेसेस में थी। ये एक मैराथन थी और एक ऐसे इलाके में होने जा रही थी जहां इससे पहले भी कई रेसेस हो चुकी थी, और आज तक यहाँ पर किसी भी दुर्घटना, किसी बड़ी दुर्घटना या फिर किसी के भी गायब होने की खबर नहीं सुनाई पड़ी थी। ये जगह थी अलास्का के सीवार्ड का माउंट मैराथन। इस रेस में हिस्सा लेने के लिए एक लिमिटेड संख्या में लोग आए थे, जो अलग अलग तरीक़ों से चुने हुए थे, जिनमें से कुछ लॉटरी से यहाँ चुनकर आए थे और कुछ एक तरह के कंपटीशन से होकर यहाँ आए थे। इस रेस की लंबाई तकरीबन 3 से 3.5 मील्स की होनी थी। जिस इलाके में ये रेस हो रही थी उस इलाके की ढलान तकरीबन 60 डिग्री की थी। ये रेस 4th एवेन्यू एडम स्ट्रीट से शुरू होकर 4th एवेन्यू वॉशिंगटन पर ख़त्म होने वाली थी। 4 जुलाई 2012 को पॉल ने इस रेस में शामिल होने के लिए जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थीं वो सब इकट्ठी कर ली थी और ख़ुद को तैयार कर लिया था। पॉल हालांकि 66 साल के थे, पर वो अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी कम उम्र के दिखते थे, क्योंकि उन्होंने खुद को इस तरह से संभाला हुआ था। वो मिलिट्री से निकले हुए फ़ौजियों को ट्रेन किया करते थे फिज़िकली, और इसीलिए वो खुद भी काफ़ी फिट थे। पॉल के साथ इस मैराथन में उनके परिवार के लोग भी शामिल हो रहे थे। पॉल सबसे आखिरी लाइन में थे, वहीं उनके परिवार के लोग शुरुआती लाइन में इकट्ठे खड़े हुए थे। पॉल का मकसद इस रेस को जीतना नहीं था, बल्कि वो इस रेस में भाग लेते हुए एक सम्मानजनक दूरी तक इस रेस में चलना चाहते थे। पर वो दिन और दिनों से कुछ अजीब था। मानो जैसे ही ये रेस शुरू होने वाली थी, इसकी शुरुआत में ही एक अजीब घटना घटी, जैसे आज से पहले कभी नहीं घटी थी। यहाँ रेसेस होती रहती थी, पर आज से पहले किसी को भी गहरी चोट या इस तरह की और कोई दुर्घटना होने की कोई खबर नहीं सुनाई पड़ी थी। पर आज ये रेस शुरू होने के कुछ ही देर बाद इस रेस में भाग ले रहे 2 लोग एक ढलान से गिर पड़े और उन्हें गहरी चोटें आईं। ये पहली बार हुआ था जब ऐसा कुछ यहाँ देखने को मिला था। पॉल इस रेस में आखिरी लाइन में थे और उन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे। वो आमतौर पर चश्मे का इस्तेमाल किया करते थे क्योंकि उनकी आंखें कमज़ोर थीं, पर आज उन्होंने चश्मे नहीं लगा रखे थे
और इस रेस में भाग ले रहे थे। इस रेस को 5:45 तक ख़त्म हो जाना था और जिस हिस्से को इस रेस का आखिरी पड़ाव माना गया था वहाँ तब तक सभी प्रतियोगियों को पहुँच जाना चाहिए था। इस रेस को 5:45 तक ख़त्म हो जाना था। ये शाम का वक्त था और रेस ख़त्म होने ही वाली थी। रेस के लिए तय आखिरी पड़ाव पर उन सभी लोगों को पहुंच जाना चाहिए था जो इस रेस में हिस्सा ले रहे थे और वो सभी पहुंचे भी। बस उनमें पॉल ही नज़र नहीं आ रहे थे। पॉल के परिवार के लोग इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें लगा कि शायद पॉल को थोड़ा वक्त लग जाए क्योंकि वो काफ़ी उम्रदराज थे। उन्हें लगा कि वो धीरे कदमों से चल पा रहे होंगे। वो उनका इंतज़ार करने लगे। 6 बजे तक भी पॉल नज़र नहीं आए। उनकी वाइफ जो सबसे आगे थी उन्होंने कहा कि वो थोड़ी देर और इंतज़ार करना चाहेंगी। 2 घंटे बीत गए। अब शाम के 8 बज रहे थे पर पॉल अभी तक नहीं आए। तो उन्होंने अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट किया और साथ ही साथ मैराथन के सारे टीम मेंबर्स भी पॉल को उस इलाके में ढूंढने लगे। पर उन्हें हर जगह ढूंढने के बाद भी पॉल कहीं नज़र नहीं आए। वो अचानक ही न जाने कहाँ गायब हो गए थे, वो भी इतने सारे लोगों के बीच से। ऐसी घटना इस इलाके में आज तक कभी नहीं हुई थी। देर रात तक उस इलाके में सर्च और रेस्क्यू टीम्स अपना काम करती रहीं और पॉल को ढूंढती रहीं। और इस दौरान उन्हें उस जंगल में 2 काले जंगली भालू नज़र आए। ये ग्रिजली बेयर्स नहीं थे, वो काले भालू थे। पर टीम का मानना था कि ये आमतौर पर इंसानों से दूर ही रहते हैं। आगे भी सर्च ऑपरेशन इसी तरह जारी रहा। पर मैराथन होने के अगले दिन ही उस इलाके में हल्की बर्फबारी हुई जिसकी वजह से किसी भी तरह के निशान वहाँ से मिट गए थे। इसके बाद पैराट्रूपर्स ने भी वहाँ पॉल को ढूंढने की कोशिश की और काफ़ी देर तक खोजबीन करने के बाद भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाए। और सबसे आखिर में वहाँ खोजी कुत्तों को लाया गया जिन्होंने पॉल की स्मेल से उसे ढूंढने की कोशिश की पर उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। 66 वर्षीय पॉल ना जाने कहाँ गायब हो गए थे। उन्हें कई दिनों तक उस इलाके में ढूंढा जाता रहा पर वो नहीं मिले और वो कहाँ गायब हो गए ये बात आज तक कोई जान नहीं पाया। दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की वीडियो। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।